बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हमने आईपीएम और एवोल्यूशन एंड सिस्टमेटिक्स अल्लाह के फजल से ख़त्म कर ली। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ज़ू जियोग्राफी पर। ज़ू जियोग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी, ये हमारा नेक्स्ट पेपर है जो हम स्टडी करेंगे। और ज़ू जियोग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी बेसिकली दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ज़ू जियोग्राफी को, और ज़ू जियोग्राफी का जो हमारा पहला लेक्चर है उसका टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पर्सल। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पर्सल को समझने से पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द ज़ू जियोग्राफी। ज़ू जियोग्राफी किसको बोलते हैं, क्या होती है ज़ू जियोग्राफी? ये ज़ू जियोग्राफी बेसिकली 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक है ज़ू और दूसरा है जियो और तीसरा है ग्राफी। ज़ू जियोग्राफी, जैसा कि एक ज़ूलॉजिस्ट को बखूबी मालूम होता है कि ज़ू का मतलब होता है एनिमल्स और जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी किस चीज़ को बोलते हैं? जिस तरह होता है फोटोग्राफी, ठीक है, यानी कि एक चीज़ को एक कागज़ पर नोट कर लेना, ठीक है, किसी मालूमात को, किसी स्टडी को अपने एक डॉक्यूमेंट में महफूज कर लेना, दैट इज़ द ग्राफी। तो यहाँ पर हम क्या मुराद ले सकते हैं ज़ू जियोग्राफी में कि एनिमल्स जितने भी अर्थ पर मौजूद हैं उनकी एक पिक्चर, ठीक है, उनकी एक फ़ोटो, उनकी एक स्टडी जो हमें पूरी अर्थ पर मौजूद ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने में हेल्प आउट करे, दैट इज़ द ग्राफी। ग्राफी हम यहाँ पर क्या, मैंने आपको बताया, ग्राफी बेसिकली इट इज़ द स्टडी, किसकी स्टडी? एनिमल्स की स्टडी, दैट विल बी कैप्चर इन अ वन फोटो। जिस तरह हम एक डायग्राम बनाते हैं, इसी तरह ही हम अर्थ की एक डायग्राम बनाएं और उस पर मौजूद जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको स्टडी करें, दैट इज़ द ज़ू जियोग्राफी। नहीं समझ आई? डेफिनेशन सुने। ज़ू जियोग्राफी बेसिकली इट इज़ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, ठीक है। इट इज़ द geographical distribution of animal is known as the ज़ू जियोग्राफी। क्या डेफिनेशन है? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स is known as ज़ू जियोग्राफी। ज़ू जियोग्राफी जैसा कि हर एक चीज़ का डिस्कवरर होता है, हर एक चीज़ का कोई बनाने वाला होता है, जिस तरह बायोलॉजी है, बायोलॉजी का फादर कौन है? द फादर ऑफ द बायोलॉजी इज़ द अरिस्टोटल, जिसको हम अरिस्टो बोलते हैं, ठीक है। अब ज़ू जियोग्राफी बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ ज़ूलॉजी that deals with the geographical distribution of animals is known as the zoo geography. What is the father of the zoo geography? The father of the zoo geography is the Alfred Russel Wallace. कौन है इसका फादर? Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace basically it is the father of the zoo geography, and this works first on the zoo geographical distribution, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेसिकली हमारा टॉपिक व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, या मैंने इसको लिखा है डिस्पर्सल। इसमें डिफरेंस होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम ये जान लें कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी सारी की सारी स्टडी किस पे होगी?
ऑर्गेनिजम्स पर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर और एनिमल्स पर, प्लांट्स पर नहीं, किस पर? एनिमल्स पर। क्योंकि बिकॉज इट इज द ब्रांच ऑफ द zoology, ठीक है, एंड इट इज नॉट अ बायोजियोग्राफी, इट इज द zoogeography. When we discuss about the biogeography, then we talk about the whole life on the earth. But when we discuss the zoogeography, we discuss only the animals life. Okay. तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक एस्टिमेट के मुताबिक अबाउट 0.5 million species of the plant have been discovered and 1.12 million species of the animals have been discovered. This is the disregarding to the bacteria and the fungi. बैक्टीरिया और फंजाई के अलावा प्लांट्स की 0.5 million species have been discovered. कितनी प्लांट्स हैं इनकी 0.5 million स्पीशीज डिस्कवर है। 0.5 का मतलब है 5 लाख, ठीक है। और जो एनिमल्स हैं इनकी 1.12 मिलियन स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर। 1.12 का मतलब है 11,20,000। दिस एस्टिमेट इज विदाउट बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये एस्टिमेट जो है बैक्टीरिया और फंजाई से के अलावा, ठीक हो गया। तो आपको पता है कि प्लांट्स की जो स्पीशीज हैं कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलते हैं? फाना, फ्लोरा। प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम? फ्लोरा। और जो एनिमल्स हैं इनको क्या बोलते हैं? फाना। यहाँ तक हमने एफएससी में या बीएससी में पढ़ा था। अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द टू थिंग्स। अगर हम इसका एक मतलब देखना चाहें तो क्या हो सकता है? बेसिकली द फाना एंड फ्लोरा आर कलेक्टिवली known as the biota, are known as the biota of that area where they present, ठीक है। पूरी दुनिया में प्लांट और एनिमल लाइफ को इकट्ठा जब डिस्कस किया जाएगा तो उनकी स्पीशीज कहलाएंगी बायोटा। और बायोटा के स्पेलिंग्स लिखते वक्त मिस्टेक नहीं करनी कि बी कैपिटल लिख के बाकी सारे समान नहीं। बायोटा के ऑलवेज स्पेलिंग्स क्या होंगे? कैपिटल होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन, ठीक। एक ऑर्गेनिज्म हो चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बेसिकली हम तीन एस्पेक्ट से स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके तीन पहलू जो है उनको हम कंसीडर करते हैं। वो कौन से हैं? बेसिकली दीज आर द जियोग्राफिकल रेंज, ठीक है, जियोलॉजिकल रेंज एंड इकोलॉजिकल रेंज। इकोलॉजिकल रेंज, एक ऑर्गेनिज्म हो उसको तीन नुक्ता नज़र से देखा जा सकता है, फिर हमें पता चलेगा कि व्हाट इज बेसिकली द पर्पस ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हियर। फर्स्ट ऑफ वन, इट इज द geographical range. Every organism has its geographical range, its specific geographical range. But in case of the geo mean earth का मतलब ये कि the entire extent of the species present in the living world, कि पूरी ज़मीन पर जहाँ जहाँ स्पीशीज प्रेजेंट है, बेसिकली इट इज़ द जियोग्राफिकल रेंज। जियोग्राफिकल रेंज बेसिकली क्या है? इट इज द एंटायर एक्सटेंट ऑफ अ स्पीशीज, एंटायर एक्सटेंट ऑफ द स्पीशीज ऑन अर्थ, पूरी अर्थ पर मौजूद
जब हम एक स्पीशी को डिस्कस कर रहे हों, दैट इज़ द जियोग्राफिकल रेंज। जिस तरह इंसान है, इंसान कहाँ पर है? 7 बर-ए-आज़म पर, ठीक है, जो हमारे 7 बर-ए-आज़म हैं, यहाँ पर क्या है? इंसान प्रेजेंट है। तो ये क्या है? बेसिकली इट इज़ द जियोग्राफिकल रेंज ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। इसी तरह स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स की हैं, कुछ प्रेजेंट होती हैं कई जगह पर, कुछ नहीं होती। तो ये बेसिकली क्या होता है? एक स्पीशी है हमारी, जैसे होमो सेपियंस है, इसका पूरी अर्थ पर इसका मुतालिया, दैट इज इट्स जियोग्राफिकल रेंज। अब दूसरी रेंज जो है वो है जियोलॉजिकल रेंज। जियोलॉजिकल रेंज का मतलब क्या? जियोलॉजी बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। जियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, कि हमारे जो इंसेस्ट्रल स्पीशीज़ हैं वो कौन सी थी, और जो हमारी प्रेजेंट स्पीशीज़ हैं ये कैसे इवॉल्व हुई। द स्टडी फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट ऑफ अ स्पीशी, इट इज़ द जियोलॉजिकल रेंज ऑफ अ स्पीशी, ठीक है। पास्ट एंड प्रेजेंट स्टडी ऑफ अ स्पीशी, बेसिकली उसकी हिस्ट्री प्लस रिसेंट। हिस्ट्री और रिसेंट जो प्रेजेंट है, इस पूरी की स्टडी एक स्पीशीज की, दैट इज इट्स जियोलॉजिकल रेंज। एंड थर्ड वन इज द इकोलॉजिकल रेंज। इकोलॉजी किसको बोलते हैं? इकोलॉजिकल बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इकोलॉजिकल रेंज इज द बायोटिक कम्युनिटीज, biogeographical communities of organisms. For example, some organisms living in the fresh water, and this community is known as the freshwater community. Some organisms live in the marine water, and this community is known as the marine community. Some organisms live in the terrestrial environment, and this community is known as the terrestrial community. Ecological mean उसके environment के लिहाज से, उसकी ecological basis पर जो रेंज है, दैट इज द इकोलॉजिकल रेंज, ठीक है। इकोलॉजिकल रेंज बेसिकली क्या है? द बायोटिक कम्युनिटी, बेसिकली स्ट्रक्चर लगा हुआ, जैसे कि फ्रेश वाटर, मैरीन, टेरेस्ट्रियल, ये क्या है इनकी जियोलॉजिकल रेंज। तो जो भी टॉपिक शुरू किया जाता है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाती है ताकि टॉपिक को समझने में आसानी करे। तो जू जियोग्राफी बेसिकली जो हमने डिस्कस करना चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा बहुत पढ़ना चाहा है, वो उसका बैकग्राउंड नॉलेज होता है जो हमें हमारी पूरी ग्रिप में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले एक समरी करता हूँ 2 मिनट में कि जू जियोग्राफी basically this term is discovered by the Alfred Russel Wallace. In case of the zoo geography, the study basically of the animals, the study of the animals regarding to the geographical range, it is known as the zoo geography. And the distribution, basically what is the distribution? Distribution is the spreading of animals, spreading of the species on the earth, on the part of earth. तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि प्लांट और एनिमल की स्पीशी बैक्टीरिया और फंजाई के अलावा कितनी हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर एक स्पीशी हो तो उनकी 3 मेन रेंजेस होती हैं, 3 क्राइटेरियाज होते हैं जिनको हम डिस्कस करके उस स्पीशीज़ के स्टेटस के मुतालिक जान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना एक कंटिन्यूस करेंगे लेक्चर को डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करते हुए कि व्हाट इज़ द distribution, what are the kinds of the distribution, what are the methods of the distribution या dispersal। kinds of distribution में सबसे पहली जो kinds है that will be the cosmopolitan distribution। the first one is the cosmopolitan distribution। Cosmopolitan distribution basically it is the presence of organisms on the earth. It is the kind of distribution
in which the organisms present every continent, organisms present in every continent or in the part of the all continents, it is known as the cosmopolitan distribution. नहीं समझ आई तो उर्दू में सुने. कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कुछ ऑर्गेनिजम्स अराउंड द वर्ल्ड पाए जाते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, हर खित्ते पर पाए जाते हैं, हर जगह पर पाए जाते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं लाइक अर्थवर्म है, अर्थवर्म है, रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, ठीक है, रैकून्स हैं. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये पाए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि 7 बर-ए-आज़म में किसी ना किसी जगह पर ये मौजूद है, किसी ना किसी हिस्से पर ये मौजूद है. तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड है. इट्स मीन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज द यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन. क्या है ये? यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज वाई cosmopolitan distribution is also known as the universal distribution. यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. जू जियोग्राफी बेसिकली आपने नेक्स्ट लेक्चर्स भी लेने हैं, बहुत आसान है. इसको हम कंसेप्चुअली देखेंगे, इसको थॉरली वाइट बोर्ड पे नहीं लिखा जाएगा. उसकी वजह ये है बिकॉज इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ अ लेंथी. सिर्फ और सिर्फ ये लेंथी है लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है. जब तक आप एक मरतबा बुक से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये कंसीडर या क्लियर नहीं होगा. जब आप लेक्चर सुन लोगे, सुनने के बाद आप पढ़ोगे, दिस विल बी क्लियर बिकॉज इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट. कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स आएंगी, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑन द वाइट बोर्ड. तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन की काइंड है, ठीक है. दैट विल बी द कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन. और दूसरी जो काइंड है डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट इज द डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. या कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी, इसको हमने यूनिवर्सल का नाम भी दिया और हम इसका जो थर्ड नेम है जो अपनी बेसिस पर दे रहे हैं, दैट इज द कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. क्या है? कॉन्टिन्यूअस. दैट इज द कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. इसके 3 नाम है, ठीक है. अब नेक्स्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या समझ में आता है डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की? देख, discontinuous distribution is the opposite of the continuous distribution. Means in this case organisms present on 7 continents on every part or the part of the continent on the earth. But in case of the discontinuous distribution, the some species present on one continent and the some species present on other continents. The species A, for example, present on the one continent, this species is absent from the other continent. Other species B present on the other continent, its species absent from the continent A. ठीक है. So that is the concept discontinuous distribution. Discontinuous distribution में हम क्या एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें टेप्रिटा लेते हैं, ठीक है. टेप्रिटा ये मैमल्स की फैमिली है, ठीक है. टेपर्स इसकी ऑर्गेनिजम्स हैं. टेपर्स, ये टेपिस ऑर्गेनिज्म, इसकी 5 स्पीशीज टुडे अलाइव, 5 स्पीशीज इसकी पाई जाती हैं. अब 5 स्पीशीज में से इसके लिए 4 स्पीशीज हैं, इसकी 4 स्पीशीज हैं, वो पाई जाती हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में. नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में जो इसकी दूसरी स्पीशीज है
या एक स्पीशीज है वो किधर पाई जाती है, वो मलाया में, मलेशिया में। ठीक है, समझ आ रही है कि टेपिड्स है, ठीक है, इसकी 4 स्पीशीज है नॉर्थ अमेरिका में, और यहाँ पर एक स्पीशीज है मलाया मलेशिया में, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 9000 माइल्स का, राउंड अबाउंड 9163 माइल्स का है, बेसिकली 9163। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 9000 माइल्स। अब आप ये बताओ कि ये जो 9000 माइल्स है, क्या ये कम डिस्टेंस है? बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस में कहीं भी टेपिड्स नहीं पाए जाते, कहीं भी ये मैमल नहीं पाए जाते जो अमेरिका में पाए जा रहे हैं और मलाया में पाए जा रहे हैं। दैट विल बी द डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स देयर विल बी अ प्रेजेंट and it will be follow a large area having no tapids and this one having tapir species. So this is the discontinuous distribution. नहीं समझ आई? I hope you will understand. For example, टोबा है, ठीक है, टोबा टेक्सिंग, सेंटर में आ गया गोजरा, और फिर आगे आ गया फैसलाबाद। टोबा क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट, ज़िला, ठीक है। फैसलाबाद क्या है? डिस्ट्रिक्ट, ज़िला, और बीच में गोजरा क्या है? दिस इज द तहसील, ठीक, ये क्या है? तहसील है। तो अब ये भी क्या है? टोबा क्या है? डिस्ट्रिक्ट, ज़िला है। फैसलाबाद क्या है? ज़िला है। होना ये चाहिए था कि गोजरा भी ज़िला होता। दैट विल बी द कॉन्टिन्यूस रेंज, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, दैट विल बी अ कॉन्टिन्यूस मेथड। लेकिन हुआ क्या कि गोजरा इज़ नॉट अ डिस्ट्रिक्ट एंड गोजरा इज़ द तहसील। तो फिर ये ज़िला, सेंटर में क्या आ गया? तहसील, फिर ज़िला। दैट इज़ द डिसकॉन्टिन्यूस इन केस ऑफ द जू जियोग्राफी, दैट विल बी द डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि आपको पहले बताया कि इसको जितना मर्जी लेंथी करते जाओ। अब डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चूँकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। आपने स्टार्ट होना है डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में मैमल से। कहाँ से स्टार्ट होना है जी? मैमल से। मैमल से स्टार्ट होके आपने इसको डाउनवर्ड मूव करते चले जाना है। एक मैमल्स की एग्जांपल दे दी, मैमल्स के बाद हम किसकी एग्जांपल देंगे? बर्ड्स की, ठीक है, इधर लिख लें बर्ड्स की। बर्ड्स बेसिकली हम एग्जांपल ले लेते हैं कीवी की। किसकी? कीवी की। कीवी से याद आ गया होगा कि बेसिकली दीज आर द रिस्ट्रिक्टेड टू द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कीवी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड पर ही पाए जाते हैं, ठीक है, और एल्सवेयर ये कहीं नहीं पाए जाते। तो दैट इज व्हाई दिस इज द डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज दीज आर द रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेस एंड some kiwis are present in the अफ्रीकन डेजर्ट। कुछ कीवीज जो हैं वो अफ्रीकन डेजर्ट्स में, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अफ्रीका और न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दैट इज़ द डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये न्यूजीलैंड है, इसमें डिस्टेंस है, और ये कुछ अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इनमें डिफरेंस की वजह से दैट विल बी द डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ऑस्ट्रिच हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिच से हैं, शुतुरमुर्ग इसको बोलते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सऊदी अरेबिया में, ठीक है। कुछ सऊदी अरेबिया में पाए जाते हैं और कुछ पाए जाते हैं अमेरिका में। तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बेसिकली जो समझने वाली बात है, discontinuous distribution is that one animal present in a discontinuous range, one place having organism, other place having not, and the third one having. This one the discontinuous distribution. Now we move to the reptiles. Reptiles, for example, we take example of the alligator. We take the example of the alligator. Alligator basically it is
present in America and China, and there will be a very long distance between the America and the China. So this is the discontinuous distribution. This is the discontinuous distribution. इसी तरह हम एम्फीबियंस पे आएंगे, फिर फिशेस पर आएंगे, फिर इनवर्टिब्रेट्स पर आएंगे और हमारी डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होगी. तो थर्ड वन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो थर्ड टाइप्स है डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट विल बी द एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन. एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन. Endemic distribution, basically it is the kind of the distribution where one species restricted to a specific range, one species restricted to one continent only, one species restricted to one part of the continent only. This is the endemic distribution. Endemic species क्या होती है? इंडेमिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है जो पूरी ज़मीन पर किसी एक मखसूस एरिया में प्रेजेंट हो और उसके अलावा कहीं दुनिया में ना हो. दैट इज़ द एंडेमिक स्पीशी. एंडेमिक स्पीशी द स्पीशी विच इज़ प्रेजेंट ऑन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विच इज़ प्रेजेंट ऑन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ, एंड एल्सवेयर नॉट प्रेजेंट. इट इज़ नोन एज द एंडेमिक स्पीशी, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशी इज नोन एज द एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल गिराफा. For example, giraffe. Giraffe is an endemic species because it is only present in the Africa, not where else. ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है. अफ्रीका में. इसके अलावा ये कहीं भी नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है. That is why this is the endemic species. These are the basically kinds of the distribution. Now we move to the methods of the distribution या method of the dispersal. Methods of distribution में हम discuss करेंगे कि what is the point of origin of an organism. Organism का origin point क्या होता है, उसके बाद organisms move क्यों करता है, और फिर organisms अगर move करता भी है तो वो क्यों करता है, और क्या वजूहात होती हैं कि वो मूव करता है, और अगर वो मूव करता है तो वो कौन से मीन्स हैं, वो कौन से सोर्सेज हैं जिनकी मदद से वो मूवमेंट करता है, और अगर वो मूवमेंट नहीं कर पाता तो वो कौन से बैरियर्स हैं जो उसकी मूवमेंट को हिंडर करते हैं, रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, उसको रुकावट पैदा करते हैं. बेसिकली दीज आर द रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशंस मेथड या डिस्पर्सल मेथड्स. ठीक है, यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब डिस्पर्सल भी है. ठीक है, डिस्पर्सल भी है. तो सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन की. इसकी सेंटर ऑफ ओरिजिन. सेंटर ऑफ ओरिजिन बेसिकली it is the point of an organism where it birth. organism का point जहाँ पर वो क्या हुआ है, पैदा हुआ है, और जहाँ पर वो पैदा हुआ है आया कि वो पूरी ज़िंदगी वहाँ पर गुजार देता है. बर्ड्स को देख लो, बर्ड्स की एग्जाम्पल देख लो. नहीं, ऐसा नहीं होता. बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स को अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, अपने सेंट्रल ओरिजिन पॉइंट से मूव करना पड़ता है फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया. द रीज़न ऑफ दिस मूवमेंट बेसिकली इज़ द फॉर फूड, फॉर शेल्टर, फॉर स्पेसिंग, फॉर फाइंडिंग द सुइटेबल हैबिटेट एट्सेट्रा. तो एक ऑर्गेनिज्म जो है, ये जनरल सी बातें हैं कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या हो गया. सेंटर ऑफ ओरिजिन है पॉइंट ऑफ बर्थ. ठीक है, बर्थ पॉइंट. तो यहाँ से वो क्या करता है, मूव करता है. मूव करने की क्या वजूहात हैं, उसकी क्या रीजंस हैं. रीज़न यही है कि जहाँ पर वो पैदा हुआ है वहाँ पर इन्वायरमेंट ठीक नहीं था, तो इसलिए वो मूव कर गया. ड्यू टू बेटर इन्वायरमेंट जो बेटर था उसको फाइंड करने के लिए, ड्यू टू
फाइंड बेटर इन्वायरमेंट, बेटर इन्वायरमेंट को फाइंड करने के लिए वो मूव किया, या फिर वो फूड शेल्टर के लिए मूव किया, यानी कि वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए, अपने आप को इन्वायरमेंटल हैजर्ड से बचाने के लिए वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट जो है बेसिकली इट प्रोड्यूसेस द फिनोमिना ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, द वन काइंड of organism move from one place to another, it is the distribution, it is the distribution. And what are the basically distribution source, distributions के कितने types हो सकती हैं, there will basically we discuss main two types, एक है active movement और दूसरी है पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट एंड पैसिव मूवमेंट। एक ऑर्गेनिज्म दूसरी जगह पर जाता है दो तरीकों से। एक्टिव का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ बाय इट्स ओन एफर्ट मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या मतलब है कि ऑर्गेनिज्म मूव बाय इट्स ओन एफर्ट, अपने एक्सपेंस पर मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन मूव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू द पाकिस्तान और फ्रॉम पाकिस्तान टू द न्यूजीलैंड, दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक ऑर्गेनिज्म अपनी विल के साथ, अपनी पावर के साथ और अपनी मर्जी इंटेंटेड मूव करता है, दैट विल बी द एक्टिव। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म्स पैसिव सोर्स के जरिए से मूव करते हैं। ठीक, पैसिव का समझ पता है ना आपको। जिस तरह एक सिगरेट है, सिगरेट के दो सिरे होते हैं, एक होता है स्मोकर और दूसरा होता है डस्ट, जो धुआं आ रहा होता है उसके लिए। तो जो स्मोकर का जिससे सिगरेट पी जाती है, दैट इट विल बी द एक्टिव स्मोकिंग, सही है, वो क्या है, एक्टिव स्मोकिंग। और जो धुआं है, धुएं से इर्द गिर्द नुकसान हो रहा है, दैट विल बी द पैसिव स्मोकिंग। यानी कि जो स्मोकर है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी साथ मुतासर कर रहा है थ्रू द पैसिव। तो एक्टिव का मतलब क्या कि ऑर्गेनिज्म खुद मूव करेगा। पैसिव का मतलब क्या कि कोई दूसरी चीज़ होगी जो उसको मूव करवाए, कोई सेकंड चीज़ होगी जो उसको मूव करवाएगी। जिस तरह स्नेल्स के एग हैं, फिशेस के एग्स हैं, ये पड़े होते हैं वाटर के अंदर एक जगह पर। तो जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं वो फीड करने आते हैं फिशेस पर, और जो एग्स होते हैं स्नेल्स के या फिशेस के, ये स्टिकी थोड़े से होते हैं। ये क्या होते हैं, उस बर्ड्स के फीड के साथ, उस बर्ड्स के फीडर के साथ, उस बर्ड्स के किसी ऑर्गन के साथ वो अटैच हो जाते हैं। और वो अटैच होने की वजह से जहाँ पर वो बर्ड जाएगा, हज़ारों मील्स दूर जाएगा या 100 मील के फासले पर जाएगा, तो वो एग की मूवमेंट करवा देगा यहाँ से 100 मील दूर, 200 मील दूर, जितनी दूर गया है। तो इस तरह से मूवमेंट जो होती है, दिस इज द पैसिव मूवमेंट। इट इज द बेसिकली एक्टिव मूवमेंट क्या है, इट इज द डायरेक्ट मूवमेंट। डायरेक्ट मूवमेंट। पैसिव क्या है, इट इज द इनडायरेक्ट movement। Indirect movement mean organism move through another organism। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू मूव करे, दैट विल बी द पैसिव ट्रांसपोर्ट, दैट विल बी द पैसिव मूवमेंट, दैट विल बी द पैसिव थिंग। तो ये बेसिकली हमारा एक बैकग्राउंड नॉलेज था मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन को, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं मीन्स ऑफ डिस्पर्सल, कि डिस्पर्सल के जो मीन्स हैं वो क्या हैं, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिनसे डिस्पर्सल होती है। जिनसे डिस्पर्सल होती है। तो फर्स्ट वन बेसिकली इट इज द लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज इज बेसिकली
these are the bridges that having connection between the two continents, between the two parts of the earth, that allow the movement of organisms from one area to another area. अब हम जू जियोग्राफी में जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि एक वक़्त था कि ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स क्या थे, टुगेदर थे, इकट्ठे थे, और उसको हमने नाम दिया था पेंगिया का, पेंगा का। वो पेंगा फिर फर्दर डिवाइड होता है 2 और 3 कॉन्टिनेंट्स में, वो फिर फर्दर डिवाइड होते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स पार्ट्स, ठीक है। तो फिर वो चलते चलते आज हम जहाँ पर खड़े हैं, वी हैविंग द 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 बर्रे-ए-आज़म। जब पहली ज़मीन एक थी तो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान मूवमेंट आसान थी। ये आइडिया है जू जियोग्राफी का। ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो मूवमेंट थी वो होती थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, दीज लैंड ब्रिजेस विल बी ब्रोकन डाउन। क्या हुआ? दीज लैंड ब्रिजेस विल बी ब्रोकन डाउन एंड द मूवमेंट विल बी हिंडर। जो ऑर्गेनिज्म एक जगह पर थे और जो ऑर्गेनिजम्स दूसरी जगह पर थे, उनके दरमियान जब लैंड ब्रिजेस ख़त्म हो गए तो उनका कनेक्शन भी टूट गया। लेकिन जब तक वो लैंड ब्रिजेस थे, दीज आर द एक्ट एज मीन्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, वो क्या थे? मीन्स ऑफ डिस्पर्सन। बेसिकली ये क्या है? लैंड ब्रिजेस आर द एरिया या फिर ब्रिजेस that occur in the past। अब ये नहीं है, ठीक है, कुछ है in the past, और ये क्या करते हैं? and allow movement of organisms from one place to another। जिस तरह आप एक एग्जांपल ले सकते हो, कैमल्स की एग्जांपल ले सकते हो। कैमल जो है ये अमेरिका में अब नहीं पाया जाता, ठीक है, कैमल अमेरिका में अब नहीं पाया जाता, लेकिन जब उसकी फॉसिल्स रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, उनकी चट्टानें खोदते हैं, उनमें से अ लॉट ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ द कैमल्स विल बी कंसीडर, विल बी विड्रा। बहुत सारे जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं। तो अब पता ये चला कि एक वक्त था जब ये लैंड ब्रिज था और कैमल्स यहाँ पर मौजूद थे, और फिर क्या हुआ? लैंड ब्रिजेस टूटा, कैमल्स जो थे वो मूवमेंट कर गए दूसरी साइड पर, ठीक है, कैमल्स सारे दूसरी साइड पर मूव कर गए और उनके दरमियान कनेक्शन टूट गया, और यहाँ से जो अमेरिका से कैमल्स हैं वो क्या हो गए? फिनिश हो गए। तो ये बेसिकली लैंड ब्रिजेस का वर्क है, और ये मीन ऑफ डिस्पर्सल के तौर पर काम करता था, लेकिन चूंकि अब कनेक्शन नहीं, ये टूट गया, तो ये क्या है? मीन ऑफ डिस्पर्सन। अब दूसरे नंबर पर जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेचुरल राफ्ट्स। नेचुरल राफ्ट राफ्ट बोलते हैं ड्रिफ्टिंग बॉडी को। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्टिंग बॉडी को बोलते हैं। बेसिकली वो ड्रिफ्टिंग बॉडी क्या होती है? ड्रिफ्टिंग बॉडी क्या होती है? नेचर में इस तरह की बॉडीज हैं जो मूवमेंट करती हैं, और वो कलेक्शन होती हैं सॉइल की, ठीक है, सॉइल होता है, उस पे वेजिटेशन होती है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर सॉइल होगी वहाँ पर किसी न किसी किस्म की वेजिटेशन भी होगी, और जब वेजिटेशन होगी वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, और ये जो बॉडी होगी बेसिकली इट इज़ द नेचर राफ्ट। तो ये जो नेचर राफ्ट है बेसिकली दिस इज़ नॉट अ कांस्टेंट, ठीक है, दिस विल बी मूव, ये मूव करती रहती है, और ये मूव करने की वजह से एक ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ को, बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ को मूवमेंट करवाती हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। समझ आई? नहीं तो फिर सुने, जिस तरह आपने ओशन में देखे होंगे आइसबर्ग्स, ठीक है, आइस कैप्स देखे हैं, पोलर आइस कैप्स, बड़े बड़े ब्लॉक बर्फ़ के जो समंदर के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, और वो फ्लोट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं?
फ्लोट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल राफ्ट इसी तरह की बॉडी है जो समुंदर के अंदर होती है और ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करती रहती है, ड्रिफ्टिंग करती रहती है और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी मूव करते रहते हैं। दैट इज़ अनदर मीन ऑफ द डिस्पर्सल, दैट इज़ अनदर मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा और डिस्ट्रीब्यूशंस के बड़े मीन्स हैं। खुद ह्यूमन मैन, आप और मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्स हैं, डिस्पर्सल के मीन्स हैं। वो किस तरह से? कुछ ऑर्गेनिजम्स कुछ एरिया में पाए जाते हैं और कुछ एरियाज में नहीं पाए जाते। जिस तरह के रैबिट्स ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते, रैबिट्स ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते और ह्यूमन ने इनकी इम्पोर्टेशन करवाई है फ्रॉम अनदर एरिया टू द ऑस्ट्रेलिया। नहीं समझ आई? अब ह्यूमन जब इम्पोर्टेशन करवा रहा है, इंट्रोडक्शन करवा रहा है, सो दैट विल बी द डिस्पर्सन, नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एक एरिया से दूसरे एरिया पर मूवमेंट करवाना। और इसी तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। रैबिट की मूवमेंट करवाना फ्रॉम अनदर रीजन टू, फॉर एग्जांपल हमने बात कर ली, पाकिस्तान कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान में भी रैबिट पाए जाते हैं, टू द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इसकी मूवमेंट करवाना ये बहुत आसान सी बात है। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं मीन ऑफ डिस्पर्शन? क्या आपके जहन में कोई है? जी हाँ, तो अनदर मीन ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली इट इज़ अ विंड। क्या है बेसिकली? इट इज़ अ विंड। विंड आपको पता है किसको बोलते हैं? एयर इन द मोशन इज नोन एज द विंड एंड विंड इज आल्सो अ मीन ऑफ द डिस्पर्सल फॉर द ऑर्गेनिज्म। जिस तरह फ्लावर नहीं होते, उनके पोलन्स एक जगह से बहुत दूर चले जाते हैं ड्यू टू द विंड्स, दैट इज द डिस्पर्सन। ठीक है, इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, वो भी विंड की वजह से काफ़ी दूर चले जाते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं, दैट विल बी द डिस्पर्सल, दैट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थी बेसिकली मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करवाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होती है, अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द बैरियर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन को होने से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं रोकती हैं। ठीक है, क्या ऑर्गेनिज्म आसानी से मूवमेंट कर जाते हैं या अभी भी कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन होने से रोकते हैं? तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। बैरियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बैरियर? क्योंकि वी नाउ द मीनिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। Barrier is the external hindrance that limit to the organism's distribution. Barrier, it is the external factor that limit the distribution. Barrier क्या है? It is the external factor that limit distribution, जो डिस्ट्रीब्यूशन को होने से रोकता है। बिकॉज बैरियर इज द रुकावट। ठीक है, रुकावट है। तो ये बैरियर्स जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं? वो कौन कौन से बैरियर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करते हैं? देयर विल बी 3 मेन टाइप्स ऑफ द बैरियर्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? फिजिकल बैरियर्स बेसिकली वो बैरियर्स जो हमें दिखाई भी दें, जो हमें दिखाई भी दें और ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट करने से रोकें। जैसा कि माउंटेन है, जैसा कि माउंटेन है, इट इज द बैरियर, इट इज बैरियर टू द लार्जर एनिमल्स, इवन मैमल्स। वो मैमल्स जो वॉकिंग करते हैं, जो रेंगते हैं, वो जो वर्टिब्रेट्स फिशेस हैं जो तैरती हैं, ये ऑर्गेनिजम्स इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक इंसान है, हम हैं, मैमल्स हैं, हम क्या जो हिमालय माउंटेन है, ठीक है, सबसे बड़ा माउंटेन, क्या हम उसकी चोटी तक चढ़ सकते हैं?
एक पर्सन गया है सिर्फ अभी तक, ठीक है, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म नहीं जा सकता, हर एक इंसान नहीं जा सकता। तो ये जो रुकावट आ रही है, दैट विल बी द बैरियर, एंड दिस बैरियर is known as the physical barrier, and physical barrier is the mountain that renders the movement, that hinders the movement. Okay, this is the physical barrier. Another physical barrier is the ocean. Ocean, समुंदर, these are the barriers. कैसे? मैमल्स की बात की मैंने, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की। क्या ये एक समुंदर को तैर कर क्रॉस कर सकते हैं? कभी भी नहीं, इनकी डेथ वाकई हो जाए, सही है। सो ये क्रॉस नहीं कर सकते, ये फिर क्या है? बैरियर है। लेकिन ये एक बैरियर है फॉर द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए, और ओशन एक्ट एज द मीन ऑफ डिस्पर्सल फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। नहीं समझ आया कि बैरियर जो है बेसिकली दीज समटाइम्स डू डुअल वर्क्स, ठीक है, दीज आर द रिलेटिव टू ईच अदर। कैसे कि एक बैरियर अगर एक मूवमेंट को रोकता है, वही समंदर, वही वाटर बॉडी अलाउ करती है मूवमेंट के लिए फॉर द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, फॉर द मेरीन वाटर सोरी ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए मीन ऑफ डिस्पर्सल है। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो बैरियर का है, तो ओशन इज द बैरियर, ठीक हो गया। दिस इज द बेसिकली फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर। नाउ डेजर्ट, जो डेजर्ट है हम बात कर लेते हैं सहारा डेजर्ट। Sahara desert it is the largest desert among the world, and it is present in the south side of the Africa. अफ्रीका में जो डेजर्ट प्रेजेंट है, क्या इस डेजर्ट को एक ऑर्गेनिज्म लाइक मैं ह्यूमन बीइंग लगा लो या अदर मेंबर्स लगा लो, वो विदाउट एनी प्रिपरेशन इसको अबूर कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि डेजर्ट में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सफ़र भी होता है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है, डेसिकेशन होती है, वाटर की कोई पता नहीं होता कि कहाँ से आना है। तो ये बेसिकली क्या होता है, सारी की सारी मूवमेंट को हिंडर कर देता है। तो यहाँ पर डेजर्ट एक्ट एज द बैरियर, एंड दिस बैरियर इज द फिजिकल बैरियर। नाउ अनदर टाइप ऑफ द बैरियर, इट इज़ द क्लाइमेटिक बैरियर। जो दूसरी टाइप है वो क्या है? क्लाइमेटिक बैरियर। ये सारी बड़ी आसान चीज़ें हैं, बहुत ही जनरलाइजेशन चीज़ें हैं, बहुत ही इजी सी हैं, सिर्फ एक बार इनको स्टडी करने की ज़रूरत है। आई होप आपने स्टडी की होगी और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो क्लाइमेट बैरियर का मतलब कि आगे जो चीज़ें क्लाइमेट से रिलेट है, जैसा कि टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, सॉइल स्ट्रक्चर या लाइट लगा लो, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे क्या है? क्लाइमेटिक बैरियर। एक ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर में नहीं रह सकता, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर टू हाई है, तो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। अब एक ऑर्गेनिज्म टू हाई टेम्परेचर में रह तो नहीं सकता, लेकिन वो वहाँ से मूव कर सकता है। अब मूव जब करेगा तो वहाँ पर एक जगह माउंटेन है, एक जगह डेजर्ट है, ठीक है, वो मूवमेंट नहीं कर सकता। तो जब ये मूवमेंट नहीं कर सकेगा तो उसकी डेथ वाकई हो जाएगी। किस वजह से होगी? बैरियर की वजह से होगी। तो ये टेम्परेचर की बात है। तो आगे ह्यूमिडिटी है। कुछ ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं विद इन वेरी लो ह्यूमिडिटी, उनको ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए होती, उनको बोलते हैं बेसिकली सबटेरेनियन ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं? सबटेरेनियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सॉइल के अंदर रहते हैं और इनकी ह्यूमिडिटी बहुत लो चाहिए होती है, लेकिन व्हेन दे एक्सपोज टू द हाई ह्यूमिडिटी या व्हेन दे एक्सपोज टू द हाई टेम्परेचर्स दे विल बी डाई ऑफ। Here humidity act as the barrier,
तो तीसरा है लाइट। लाइट इंटेंसिटी बिल्कुल टेम्परेचर की तरह कि ज़्यादा लाइट चाहिए एक प्लांट को, लेकिन वहाँ पर दूसरे प्लांट्स ने कैनोपी फॉर्मेशन कर दी है, आगे डिस्कस कर चुके हैं। कैनोपी एक छत सी होती है, उसके नीचे जो लोअर प्लांट है उनको लाइट नहीं मिल रही। लाइट नहीं मिल रही तो ये क्या है, बेसिकली इट इज़ अ बैरियर। लाइट की वजह से बैरियर, इट इज़ द क्लाइमेटिक बैरियर। और जो थर्ड वन टाइप है बैरियर्स की वो है बायोलॉजिकल बैरियर्स। बायोलॉजिकल बैरियर्स, बायोलॉजिकल बैरियर से क्या बात समझ में आई कि या तो ये प्लांट की वजह से बैरियर्स होंगे या फिर ये क्या होंगे, एनिमल्स की वजह से बैरियर्स होंगे, या यहाँ पर बैरियर प्लांट्स होंगे या क्या होंगे, एनिमल्स होंगे। दैट इज द बायोलॉजिकल बैरियर। तो प्लांट में हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स को वेजिटेशंस चाहिए होती है। ऑर्गेनिज्म को फूड के लिए क्या चाहिए, वेजिटेशन चाहिए। अगर वेजिटेशन ना हो, अगर वेजिटेशन ना हो तो फिर क्या हो, प्लांट की डेथ हो जाए तो ये बैरियर है। या फिर वेजिटेशन तो मौजूद हो लेकिन जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहता है वो उस और वेजिटेशन पे फीड ना करता हो है तो फिर वो उस वेजिटेशन पे फीड करने के काबिल ना हो जो वहाँ पर मौजूद है, तो ये फिजिकल बैरियर है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो होते हैं मोनोफेगिक। क्या होते हैं, मोनोफेगिक। मोनोफेगिक का मतलब ये है कि वो एक ही तरह की वेजिटेशन पर फूड फीड कर सकते हैं। अगर वो वेजिटेशन वहाँ पर मौजूद ना हो और दुनिया की सारी वेजिटेशंस मौजूद हों तो उनकी डेथ होगी, क्योंकि उनको वो दुनिया की जो वेजिटेशंस हैं वो पसंद नहीं हैं, बल्कि उनको वही वेजिटेशन चाहिए थी जिस पर वो फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल पेंडा है, ठीक है, पेंडा है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको डेनिजन ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। ये अपनी जो फूड है उसमें बड़ा स्पेसिफिक है। ये बैम्बू की जो शूट्स होती हैं, बैम्बू शूट्स होती हैं, ये उनके अलावा किसी चीज़ पर फीड करता ही नहीं है, तो ये मोनोफेगिक है। अगर बैम्बू शूट्स अवेलेबल ना हो, यहाँ पर इसे ला के छोड़ दे पाकिस्तान में जहाँ पर बैम्बू शूट्स बहुत कम है, तो यहाँ पर उसकी क्या होगी, डेथ होगी। तो इसी तरह मोनोफेगिक प्लांट्स जिस तरह डेथ काज करवा देते हैं, तो ये बेसिकली एक बैरियर, रुकावट है ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, और ये रिलेटेड टू प्लांट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये बायोलॉजिकल बैरियर। इसी तरह एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी बैरियर, एक्ट एज बैरियर रोल प्ले करते हैं। ये किस तरह प्ले करते हैं, क्या समझ में आता है? इसमें कंपटीशन वाले एग्जाम्पल को कोट कर दो कि कंपटीशन फॉर एग्जाम्पल जब होता है ऑर्गेनिज्म के दरमियान, सेम ऑर्गेनिज्म के दरमियान भी हो सकता है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान भी हो सकता है। जो सेम ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके दरमियान, स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके दरमियान इसलिए डाइवर्स होता है, ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल दो बर्ड्स हैं, दो मैमल्स हैं और उनके लिए खुराक मौजूद है, खाने वाले 10 हैं, तो फिर वो सिमिलर के दरमियान जो कंपटीशन होगा वो एडवर्स होगा। और ये क्या है, कंपटीशन नुकसान करेगा, ये बैरियर है फॉर द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें आप कोट करोगे क्या, कंपटीशन वाला प्रे प्रीडेटर एग्जाम्पल, प्री प्रीडेटर इंटरेक्शंस को कोट कर दो कि प्रे की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो तो प्रीडेटर बहुत कम होता है, दैट विल बी द लिमिट टू द पॉपुलेशंस एंड द लिमिटेशन बेसिकली इट इज नोन एज द बैरियर। तो ये बेसिकली थे हमारे बैरियर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन की या डिस्पर्सल की कैपेसिटी को कम करते हैं, ठीक है, उनको रोकते हैं ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट करने में। तो लेक्चर ज़रा लेंथी था, लेकिन आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।